जी प्लीज कंफर्म मी एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल। हेलो। जी, हर चीज के लिए। ओके ओके ठीक है। तो चलिए, लेट्स बिगिन दिस सेशन विथ न्यू यूनिट। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो आज की क्लास में भी हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके मतलब बैक के क्वेश्चन है, एक तरीके से 2007 से 2015 के माबैन के क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको क्लासेस में भी मिले हुए हैं और आप लोग जो है पढ़ने के साथ भी अपने इफर्ट लगा रहे हो। ये पीछे वाले जो क्वेश्चन है मतलब आप वहां तक ना पहुंच पाओ या उन चीजों को आप इग्नोर मार रहे हो, देखने में आपको छोटा लग रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब जिनकी टर्म आपको डिफिकल्ट लगती है। यानी पुराने क्वेश्चन में भी आप ये ना समझिए कि वो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपको चीजें मालूम है, आपका फिक्र क्लियर है, तभी आप उन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्वेश्चन भी आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन की तरह है। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो आपको बताना है फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे आपको क्या पूछा, 1 मिनट। ठीक है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है। अगर आप ए को पढ़ते हो तो इसमें कहा गया है कि कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिंग द डिफिकल्टी ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट। ठीक है। यानी किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने में अगर स्टूडेंट को डिफिकल्टी महसूस आ रही है, यानी वो मुसीबत या परेशानी को महसूस कर रहा है, तो उसका इलाज करने के लिए या उसका हल निकालने के लिए, जिसको हम डायग्नोस भी बोलते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी सबसे इजी एग्जांपल हम दे, जैसे अगर आप मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हो और मैथ आपका कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप कंप्यूटर का कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके वो काम आप सही कर सकते हो। ठीक है। तो यानी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है। फॉर मी एंड योर। ठीक। बी में कहा गया कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी जो है कंप्यूटर के हेल्प से की जा सकती है, यानी इसके लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी रीजनिंग को चेक करना। ठीक है। यानी चेक योर एबिलिटी, चेक योर थिंकिंग, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, चेक योर माइंड। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें आपको परखना है, आपके दिमाग को देखना है कि आप कितने पानी में हो, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ने जो सॉफ्टवेयर हमें मुख्तलिफ तरीके के दिए हैं। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये भी हो सकती है, हमने आपको पजल गेम लगा कर दे दिया। ठीक है। और हम आपको बोले कि आप इस गेम को हमें बनाकर दिखाओ। ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर पे हमने एमसीक्यूज आपको लगा दे दिया है कि आप इस एमसीक्यूज को जो है फुल करो या इसको सही करके हमें दिखाओ। तो कंप्यूटर को इन कामों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग आर यूज्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पर भी आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ही होती है बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा ही आपको चेक किया जाता है उस 3 घंटे के अंदर। फिर यहां पे कहा गया कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम किसको बोलते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम बोला गया है। देखिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो या किसी भी वेबसाइट को अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो उसके पीछे का जो इंस्ट्रक्शन होता है, यानी उस वेबसाइट को बनाने के लिए या उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो आप कोडिंग करते हो, आपको मालूम है ना कि कोई भी वेबसाइट बनती है या किसी भी एप्लीकेशन को जब भी आप बनाते हो तो वो कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज कोड की शक्ल में होती है और उसी कोड के जरिए आपकी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम एक प्रोग्राम बोलेंगे क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। और वो हमारा स्पेसिफिक पर्पस क्या है, फॉर मैसेजिंग। ठीक है। मैसेज करने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट्सएप के पीछे की जो हिस्ट्री है, यानी उसकी क्रिएशन जो हिस्ट्री है, वो आपका बनेगा असेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, सारे ऑप्शन जो है सही है, ऑल ऑफ दी अबव।
ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर है 99। यहाँ पे आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ए में कहा गया कि वायरस इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर। ठीक है, क्या वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर की जब भी आप अपने कंप्यूटर के जरिए किसी भी इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप डाउनलोड करने की शक्ल में ले रहे हो, चाहे आप मैसेजिंग की शक्ल में ले रहे हो, चाहे आप ईमेल से डाउनलोड के जरिए आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो या ले रहे हो, क्या उससे वायरस के जरिए आपकी स्पीड जो है इंप्रूव होगी, बेहतर होगी? नथिंग। आपको मालूम है कि वायरस इज अ वर्म। ठीक है, यानी वायरस जो है एक कीड़ा है, दैट इंटरप्ट योर फाइल, दैट डिस्ट्रॉय योर फाइल। ठीक है, इसी तरीके से दैट बैकअप योर फाइल, ये क्या करता है, दैट डिलीट्स योर फाइल, ये आपकी फाइल को डिलीट कर देता है, आपकी फाइल को जो है खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। इंटरनेट डजेंट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड। ठीक है, तो ये भी कोई सही स्टेटमेंट नहीं है, यानी इंटरनेट का ऐसा कोई लेना देना दखल है ही नहीं। इसमें कहा गया कि वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, वायरस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नो, वायरस जो है किसी भी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, शायद जो बच्चे अभी न्यू हैं, ठीक है, या उन्होंने आईसीटी की क्लास को नहीं पढ़ा है, तो वो उनको समझने में दिक्कत हो सकती है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, वायरस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। कैसे पार्ट है? क्योंकि कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। ये मलेशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं। तो उसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं वार्म बोलते हैं। तो वार्म भी क्या है? इसी का एक ही पार्ट होता है, वायरस। यानी वार्म भी एक तरीके का वायरस का ही काम करता है, जो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में पैदा हो जाता है, वायरस की शक्ल ले लेता है और आपकी सारी फाइल, सारे डेटा को जो है वायरस में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें आईसीटी की अप्रोप्रिएट डिफिनेशन बताना है, तो आप बताएंगे? ठीक है, कम ऑन एवरीवन, ट्राई टू पार्टिसिपेट फॉर गिविंग करेक्ट आंसर। आप बताना चाहोगे कि इसकी सही मतलब डिफिनेशन क्या हो सकती है, फिर अदरवाइज वी विल एक्सप्लेन इट। कम ऑन एवरीवन, ट्राई। चलिए, तो हम ही इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं। फिरोज आलम ने कहा ऑप्शन सी, वेरी गुड। ठीक है, कीप इट अप, गुड जॉब। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी डिफिनेशन यहाँ पर सही है। ठीक है, यानी ये सारी डिफिनेशन आपकी क्या सही, बट आपसे पूछा गया अप्रोप्रिएट डिफिनेशन, यानी इन चारों में से सबसे मुनासिब, सबसे काबिल, सबसे बेहतर डिफिनेशन कौन सी है। तो अगर आप देखोगे, इसमें कहा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी दो खुसूसियात दी गई है। ठीक है, फिर इसमें कहा गया है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर तीन खुसूसियात दी गई हैं। अब अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर टू द यूज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड। तो यहाँ पर चार पांच खुसूसियात है। रिट्राइवल का मतलब क्या होता है कि यानी किस स्टोरेज से डेटा को कॉपी करना, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, डेटा को वापस लाना। ठीक है, यानी रिट्राइव जो है आपके कंप्यूटर में अगर ये टर्म यूज होती है, कंप्यूटर की इस्तेलाह में इस टर्म को यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि स्टोरेज से, ठीक है, डेटा को कॉपी करने का जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, या डेटा अगर डिलीट हो गया उसको वापस लाने का जो तरीका होता है, उसको हम रिट्राइव या बैकअप भी बोलते हैं समटाइम। ठीक है, समटाइम वी कॉल एज अ बैकअप, या हम रिट्राइवल बोलते हैं। बाकी अब फोर्थ को जान ही सकते हो, इसमें क्या है।
चलिए, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिले लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक नई चीज आपको मिल जाएगी अगर आपको नहीं मालूम है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है डिले लाइव कास्टिंग, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, डिले लाइव कास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक वो वीडियो है जो यूट्यूब पर अभी लाइव चल रही है, जिसको आप देख रहे हो, यानी वो लाइव है, करंटली वो लाइव है। दूसरी वो वीडियो है जो लाइव हो चुकी है, यानी लाइव होकर वो ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी वो फैल चुकी है, एक तरीके से पब्लिश हो चुकी है। तो ऐसी वीडियो को डिले लाइव कास्टिंग बोलते हैं, और उसी के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं रियल टाइम वीडियो, ठीक है। यानी मैं लाइव चला रहा था और मेरा लाइव जो है खत्म हो गया है, तो अब उस वीडियो को हम बाद में देख सकते हैं, जब भी हमारा मन करे तब भी हम देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो हो जाती है। तो उसी को बोला जाता है रियल टाइम वीडियो। देखिए, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, यानी पूरे इंटरनेट पर वीडियो मुंतकिल हो गई है जो लाइव डिले डिले जो डिले लाइव कास्टिंग की तरह दिखती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, करंटली जो वीडियो लाइव होती है उसको हम नहीं बोलते हैं, जो लाइव हो चुकी है, ठीक है। आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ लाइव, ठीक है, जब आपकी वीडियो लाइव इंड हो जाती है तो उस चीज को डिले लाइव कास्टिंग बोलते हैं। चलिए, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए, ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, इनका पूछने का तरीका या लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बट इन चीजों को हमने आपको पढ़ाया है। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस लाइन बोलते हैं। वॉइस लाइन का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको वीओआईपी भी कहा जाता है, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता क्या है, यानी जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कॉल पर बात करते हो, तो इंटरनेट का इस्तेमाल आप, जैसे आपने व्हाट्सएप पे कॉल लगा लिया, आईमो के जरिए जो आप फोन करते हो ना, इंटरनेट का यूज करके कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, ऑडियो कॉल करते हो, तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए ही आपका टेलीफोन जो है इस्तेमाल होता है। यूज एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज इंटरनेट अप्लायंस। इंटरनेट अप्लायंस का मतलब क्या है कि यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप ऑर्डिनरी टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हो। ऑर्डिनरी मीन्स यानी कोई भी आम टेलीफोन, किसी कोई भी टेलीफोन, ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, बात करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कॉल जो होती है ये वॉइस लाइन के जरिए होती है। दिस कॉल इज हैपन थ्रू वॉइस लाइन या वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसको हम वॉइस लाइन या वीओआईपी भी कहते हैं। चलिए, इन वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ वेरी लिटिल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म। देखिए, यहाँ पर सारे टर्म है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कह रहे हैं कि अगर आप वेब पेज पर या आप इंटरनेट पर कोई मतलब मुख्तलिफ तरीके के डॉक्यूमेंट आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आप सर्च कर रहे हो उससे बहुत ही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी उससे इंफॉर्मेशन जो है बहुत कम आपको मिल रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुअर रिकॉल बोलेंगे, या वेब क्रॉवल इनटू डिजिटल, पुअर प्रिसाइजेशन रेट, या पुअर वेब रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे। हु विल ट्राई टू फाइंड करेक्ट आंसर। जी, फिरोज आलम, मसूदा अख्तर, आमिर। फोर्थ ऑप्शन। नहीं, देखिए, यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, और ये आपका पुराना पीवाईक्यूज है, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है डिट्टो रिपीट भी हो जाते हैं और हमें लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है ना। तो इसको हम बोलते हैं पुअर रिकॉल, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसी वजह है ही नहीं कि आप क्यों या क्यों चिरा बोलोगे, भाई उसको बोलते हैं पुअर रिकॉल, यानी उस प्रोसेस को यही बोला जाता है। जैसे होता है ना कि हमने सर्च किया, हमें इंफॉर्मेशन तो इतनी ज्यादा मतलब आ गई, हमारे वेब पेज पे हमें शो होने लगी, बट हम जो चाहते हैं, हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें मिल रही, बाकी इतनी इंफॉर्मेशन वेस्ट है, पुअर है, यानी हमारी टॉपिक से रिलेटेड वाली नहीं। ठीक है, सम टाइम आप लोग जब सर्च करते हो कोई भी ऐसे टॉपिक, तो आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिल जाती है, बट आपकी टॉपिक को छोड़कर, तो वही चीज यहाँ पे है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ ईमेल। अगर आपको ईमेल का यूआरएल बनाना, सिंपल सी बात है, अगर आपको ईमेल नेम की आईडी क्रिएट करना है या वेबसाइट क्रिएट करना है, तो व्हाट इज द करेक्ट यूआरएल, मतलब व्हाट इज द करेक्ट आंसर। डी। तो ये है ऑप्शन बी, ठीक है। ईमेल का बोला है ना, तो ईमेल के साथ तो ये तो लगता है आपका
चलिए, जी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी? ऑनलाइन लर्निंग है, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एडुसेट। एडुसेट क्या है? एक तरीके की सेटेलाइट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी डिस्टेंस एजुकेशन को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, यानी इसके थ्रू जो है डिस्टेंस एजुकेशन इंडिया में फैलाया जा रहा था। या वेब बेस्ड लर्निंग, या ऑल ऑफ दी अबव, क्या आएगा? ऑल द अबव, डी ऑप्शन। जी बिल्कुल, ऑप्शन 4। देखिए, एडुसेट क्या वाज एन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च इन, ठीक है, 2004 बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग डिस्टेंस एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो इतना आपको जहन में रखना है, ये है क्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो यहां पर भी आप बता दो अप्रोप्रिएट डिफिनेशन। वैसे तो डिफिनेशन सारी हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? I will not explain any more of this question. बी ऑप्शन। B. बी सेकंड। गुड। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव, प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात है, इस वजह से ये अप्रोप्रिएट पे नहीं आया है। और यहाँ पर जो है रिट्राइव सिर्फ क्वांटिटेटिव बोला है, यहाँ पर जो है सिर्फ क्वालिटेटिव बोला है, इसके अंदर सारी क्वालिटी मौजूद है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या, मॉडेम क्या एक सॉफ्टवेयर है, या मॉडेम जो है वोल्टेज को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, या मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मॉडेम जो है आपके एनालॉग सिग्नल को जो है मतलब डिजिटल सिग्नल, एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, जिसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट करता है, क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है। देखिए, मॉडेम क्या है? ये एक तरीके की आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। जब भी आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए कोई डेटा भेजते हो ना, तो आपका डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में निकलता है। डिजिटल फॉर्म की जो मतलब आपके इंजीनियरों ने शक्ल बनाई है, वो इस तरीके से आपका डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन आपको मालूम है कि आपके कंप्यूटर को जो है मतलब डिजिटल, जिसको हम बाइनरी डेटा भी बोल सकते हैं, तो ये क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग टू डिजिटल डिजिटल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग की जो शक्ल होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, जब आप अपने कंप्यूटर से कोई डेटा भेजते हो, तो आपका डेटा जो ट्रैवल करके आता है, ठीक है, निकलता है डिजिटल के फॉर्म में, लेकिन बाहर जब आपका डेटा निकलता है तो वो एनालॉग के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आजकल के जो भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप आते हैं, सबके अंदर जो है मॉडेम डिवाइस लगा होता है। तो ठीक है, तो जैसे मैंने अपने यहाँ से डेटा भेजा, तो वो निकला किसमें, डिजिटल में। ठीक है, बट पहुंचना उसको कहाँ पे है, बंगाल में पहुंचना है उस वो डेटा को। तो वो यहाँ से यूपी से जो बंगाल का हमारा डेटा ट्रेवल करेगा, तो वो डिजिटल में नहीं जाएगा, एनालॉग में जाएगा। तो इसके लिए ये मॉडेम ट्रांसलेटर का काम करता है, हमारे डेटा को क्या कर देगा, एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। तो जब एनालॉग फॉर्म में जहां पर हम भेज रहे हैं, जिसके पास बंगाल में भेज रहे हैं, ठीक है, तो जब उस बंदे के कंप्यूटर के पास हमारा डेटा पहुंचेगा, तो उसके कंप्यूटर में जो मॉडेम लगा हुआ है, फट से उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर पर शो कर देता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। इसको हमने एक्सप्लेन किया क्लास के अंदर, यहाँ पर उसकी थ्योरी भी आपको बताई है, और उसी तरीके से उसकी पिक वगैरह भी लगी हुई है, तो आप उसको समझ सकते हैं। चलिए, लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे आपने लैब वगैरह को देखा होगा, जो कंप्यूटर लैब होते हैं, या फिर जो कंप्यूटर सिखाने वाले जो लैब्स होते हैं, जहां पर आप लोग सीखते हो, एक कमरे के अंदर जो है 14 या 15 कंप्यूटर जो लगे होते हैं। ठीक है, तो हर कंप्यूटर का जो कनेक्शन होता है ना, वो एक ही नेटवर्क से होता है, तो इसी को हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी इसका जो नेटवर्क है सिर्फ उसी कमरे के अंदर ही सीमित है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन या टू अनदर एप्लीकेशन इज नोन एज। तो ये प्रोसेस पूछा गया है कि अगर आप एक मोबाइल से या एक कंप्यूटर से डेटा जो है सेंड टू अनदर कंप्यूटर, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है।
आई थिंक दिस बी इज एन, ऑप्शन। हाँ, तो ये है आपका डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। चलिए, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विथ टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइन एंड फोटोग्राफ्स इज इन्वॉल्व इन। लेइंग आउट का मतलब होता है तरतीब देना। कह रहे हैं कि आप एक ऐसे डॉक्यूमेंट को तरतीब दे रहे हो जिसके अंदर टेक्स्ट भी है, ग्राफिक भी है, हेडलाइंस भी है, फोटोशॉप भी, फोटोग्राफ भी है, ठीक है। यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर राइटिंग भी है, ग्राफिक्स, फोटो, हेडलाइंस, फोटोग्राफ, सारी चीजें शामिल है। तो ये किससे मतलब बना सकते हो या किस में ये चीज आएगी? मैंने पढ़ाया है इस चीज को, इससे क्वेश्चन भी आपका 24 में आया हुआ था। ये पुराना पीवाईक्यूज आप देख लो, इसी को बेस बनाकर वो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। देखिए, तो ये होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, और इसको जनरली कौन लोग यूज करते हैं? अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले। आप देखोगे न्यूज़पेपर आप लोग, ठीक है, यानी न्यूज़पेपर की जो डिजाइन होती है ना वो इसी सॉफ्टवेयर से की जाती है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर आपको बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी मिल जाएंगी, आपको फोटो भी मिल जाएगा, आपको टेक्स्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको फोटोग्राफ्स भी छपे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें जो न्यूज़पेपर पर आप देखते हो, यानी होल पेज या होल पैकेज, आप जो सारी चीजें आप न्यूज़पेपर पर देखते हो वो किसके थ्रू डिजाइन किया जाता है, ठीक है। दीज मतलब डिजाइन्स आर क्रिएटेड बाय द डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एक तरीके का क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और ऐसी डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर एक साथ हम सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डीपीआई क्या होता है? यानी इसका फुल फॉर्म बताना, और आपको ये भी बताना है डीपीआई यूज्ड फॉर विच पर्पस। ऑप्शन है। ठीक, किसके लिए यूज होता है मालूम है? देखिए, इस चीज को बारहा मतलब बताया गया है, ठीक है, मेनी टाइम जो है इसको हमने रिपीट भी किया है। ये आपको यूज किया जाता है प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कोई भी बैनर प्रिंट करके निकाला है, तब आपको जो प्रिंट आपके सामने आया ना उसका रेजुलेशन आपको चेक करना है। रेजुलेशन मीन्स हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी, ठीक है। तो उसके लिए जो चीज चेक हो मतलब जो चेक किया जाता है ना उसको बोलते हैं डॉट्स पर इंच में उसको चेक किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको मीटर से हम मेजर कर लेते हैं। आपको आपकी जो इमेज की क्वालिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? पिक्सल में मेजर करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपको आपके जो इंटरनेट की स्पीड मेजर की जाती है, ठीक है, वो किस में मेजर की जाती है? इंटरनेट स्पीड आपकी होती है एमबी बिट्स पर सेकंड, ये वाला एमबी, ठीक है, एमबी बिट्स पर एमबी बिट्स पर सेकंड ऐसे लिखा होता है, ठीक है। बड़े में यम होगा, छोटा बी होगा, पी होगा और यस होगा, ये चीज होती है। तो ये सब क्या है? मेजर करने के, नापने के जो है पैमाने हैं, रूल हैं। चलिए, विच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स द डिसीजन। तो सीपीयू का वो कौन सा पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं? वी यूज फॉर कैलकुलेशन। ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको मालूम है कि सीपीयू के जो है तीन पार्ट्स होते हैं ना। तो एक होता है हमारा एएलयू, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हम माइनस प्लस, ठीक है, डिवाइडेड, सब्सट्रैक्शन, माइनस, ये सारी चीजें जो भी हम करते हैं, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो वो इसी फंक्शन के द्वारा किया जाता है। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर सारे प्रोग्राम्स को, सारे डिवाइस को कंट्रोल करके रखता है। वह तीसरा हमारा आता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। जो कि मेमोरी यूनिट आपको मालूम है कि कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और इसमें एक लंबी बहस हो सकती है जो कि आपको पढ़ाई गई है शुरुआत की क्लासेस में। आप इन चीजों को जरूर देख के जाओ, अदरवाइज आप हमेशा के लिए कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि मेमोरी यूनिट जो है आपका एक ऐसा पोर्शन है सीपीयू का जो आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेगा अगर आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं करोगे। चलिए, डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम।
देखिए, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ कि बैकिंग स्टोरेज मीडियम, व्हाट इज द बैकिंग स्टोरेज मीडियम, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बैकिंग स्टोरेज मीडियम इज अ सेकेंडरी डिवाइस, ठीक है। यानी टोटली जितनी भी आपकी सेकेंडरी डिवाइस होती हैं उनको हम बोलते हैं बैकिंग स्टोरेज मीडियम, ठीक है। क्योंकि बैकिंग स्टोरेज मीडियम में हम अपने डेटा को जो है वापस सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वही सेकेंडरी स्टोरेज का नाम आपको दिया गया। तो आप बताइए इसमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी यहाँ पर है जो सही नाम के साथ है। ऑप्शन ए। तो देखिए, रीडेबल होता है, रिकॉर्डेबल नहीं होता, या फिर री राइटेबल होता है, ठीक है। तो कंपैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं CDRW, ठीक है। चलिए, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल अंडर इट्स कंट्रोल। यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो पेरिफेरल को अपने कंट्रोल में रखता है। अच्छा, पेरिफेरल क्या होता है? व्हाट इज द पेरिफेरल डिवाइस? those who are device which are connected मतलब with your computer for हम कह सकते हैं कि for opening, for running the computer, for managing the computer, ठीक है। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जितनी भी डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए हमने माउस खरीदा, हमने कीबोर्ड लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने डिजिटाइजर पेन लिया, हमने साउंड लिया, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें जो है हम एडिशनली जो है भी एडिशनली हम क्या करते हैं कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जो है पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर का ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको बोलते हैं? CPU, डी ऑप्शन। ठीक है। तो इसको हम CPU बोलते हैं। चलिए, कोरल ड्रा इज अ पॉपुलर, आप में से किसी ने डिजाइनिंग वगैरह सीख रखी है, कुछ बुनियादी चीजें, तो कोरल ड्रा जो है मोस्ट फेमस हम कह सकते हैं, या मोस्ट डिफिकल्ट भी हम बोल सकते हैं, यानी जिनको नहीं मालूम है शुरुआती तौर पर ये कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर सीखने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे टूल्स होते हैं ना जिनको बनाने के लिए काफी मेहनत दरकार होती है। तो कोरल ड्रा आपका एक पॉपुलेशन सॉफ्टवेयर है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। वो किस चीज के लिए यूज होता है? इलिस्ट्रेशन प्रोग्राम यानी डिजाइनिंग प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जितने भी बैनर्स आप देखोगे, जितने भी तरीके तरीके की डिजाइन आप देखते हो, वो सारी डिजाइन का जो है कौन क्रिएट करता है? ये कोरल ड्रा करता है। चलिए, एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, यानी ईमेल एड्रेस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? यानी जो आपका, मान लीजिए मेरा ये ईमेल है, ठीक है। मेरा है मान लीजिए सादिक आजमी, ठीक है, gmail.com। तो इसके अंदर कितने पार्ट हुए? आप कैसे पार्ट गिनोगे? तो ईमेल के जो पार्ट ऑफिशियली गिने जाते हैं ना, वो दो पार्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। एक जो ये नाम है इसको हम यूजर नेम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये सिंबल है ना जिसको हम gmail.com बोलते हैं, जीमेल बोलते हैं, इसको यहाँ पर नहीं काउंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा यूजर नेम, दूसरा पार्ट हो गया ये हमारा डोमेन नेम, ठीक है। तो ये सारे पुराने क्वेश्चन हैं, इनसे भी बहुत हमें नई नॉलेज मिलती है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन कर लिया आगे की, तो इनको भी आप खुद से फॉलो करो। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज में। चलिए, अ कीबोर्ड हैज एटलीस्ट, कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं, कितनी कीज होती हैं? देखिए, वैसे नॉर्मली जो होती है ना वो 102 भी होती हैं, 104 भी होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन व्हाट इज द सुटेबल ऑप्शन? ये आपका 101 आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे 111 है, 121 है, और उनमें सबसे बेस्ट आपका आएगा 101, क्योंकि ये सबसे बीच का आंसर है, ठीक है। ये पुराने क्वेश्चन है, काफी हो सकता है कि अब इस तरीके के क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी ये सोच के ना चलो कि नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने शायद ये बात बताई भी होगी, 2007 का क्वेश्चन था, जिसके अंदर पेपर की वो मतलब जैसे हर चीज का अपना एक मोटो होता है ना, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मोटो है, मतलब कुछ ऐसे करके था। मतलब पेपर का एक मोटो, हर पेपर का आप देखोगे ना कुछ मोटो होता है, यानी हम बोल सकते हैं एक शियार जिसको हम बोलते हैं ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का था वो 2007 के क्वेश्चन में या 2005 उसके क्वेश्चन में वो शायद क्वेश्चन था।
तो हम लोग जब ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था पुराना, उसके अंदर बीबीसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, बीबीसी न्यूज का मोटो क्या है वहां पर लिखा हुआ था, और उस ऑप्शन में टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, द हिंदू भी था, बीबीसी था, और कोई और एक पेपर था। ठीक है, तो हमने कहा कि इस तरीके की चीजें कहाँ आती हैं, और इत्तेफाक ऐसा कि वही क्वेश्चन उठ के हम लोगों की शिफ्ट में आया। एक तो वो आया, दूसरा उसमें से बढ़ाकर हम लोगों से पूछ लिया गया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया का के बारे में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हर क्वेश्चन को इक्वल वेट दो, यानी हर क्वेश्चन को बराबर की कीमत रखो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन पुराने हैं, तो आमतौर पे इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जरूर ऐसे क्वेश्चन हल्के फुल्के पुराने एक दो शिफ्ट में आ ही जाते हैं। क्या पता वो शिफ्ट आपकी हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज मींस यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जो यानी यूजेस बाय द इंजीनियर्स, बाय द हैकर्स, ठीक है, बाय द प्रोग्रामर्स, बाय द क्रिएटर दैट वाज क्रिएट द सॉफ्टवेयर वेबसाइट। ठीक है, यानी ये सारी ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। These language are known as programming language या और कंप्यूटर लैंग्वेज। तो जैसे पास्कल है, फोर्टेन है, कोबोल है, जावा है, सी प्लस प्लस है, पीएचपी है, इस तरीके की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, यूनिक्स जो है ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही जो है आपकी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, चलिए, WYSIYWYG, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप मत जाओ, बस आप देख लो कि आपसे पूछा गया इसका फुल फॉर्म क्या होगा। एनीवन, एनीबडी कैन टेल मी। तो ये आपका होगा ऑप्शन टू, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, याद कर लो जरूर आप लोग। इंफॉर्मेशन अ कम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी वो कौन सी चीज है फॉलोइंग में से जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आती है, ग्राफिक्स भी आता है, टेक्स्ट भी है, साउंड है, वीडियो है, एनिमेशन है। ठीक है, यानी ऑल टाइप्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। जी, मल्टी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये है आपका मल्टीमीडिया, क्योंकि आज आपका मोबाइल जो है मल्टीमीडिया है, जिस जहाँ पर सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। HTML इज बेसिकली यूज टू डिजाइन। ठीक है, HTML जो है वो किस चीज को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, वेब पेज, वेबसाइट, ग्राफिक्स या टेबल एंड फ्रेम्स। जी जुबैर, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये आपका इसका फुल फॉर्म है। ये किसके लिए यूज होता है, आपका वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो याद कर लो आप, या HTML इज यूज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। ठीक है, एंड स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में अगर एरर दिखते हैं, यानी कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी वेबसाइट है, अगर उसके अंदर एरर पाए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक, बग्स, स्पेयर या फुलिश। सी ऑप्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। और इन बग्स को रिमूव करने को या आइडेंटिफाई करने का या करेक्ट करने का जो अमल होता है उसको डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, अ जनरल टर्म फॉर एनी एरर इन अ कंप्यूटर्स प्रोग्राम और कोड। ठीक है, या लॉजिक। तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई भी आपको मिस्टेक मिलती है तो उसको बग्स बोला जाएगा। आपने सुना होगा, बारहा बहुत सारे टीचर्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के अगर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में आप जाओ तो वो लोग बोलते हैं, अगर वो काम नहीं करते, यार हमें बग्स मिल गया है ना।
द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग या लोकेटिंग एंड करेक्टिंग दीज बग्स, ठीक है, यानी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अमल होता है या आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। अदर टर्म भी इसके लिए इंक्लूड होती है, ठीक है, बट आप ये ना यूज करो, इट इज द प्रोफेशनल टर्म दैट यूज्ड आपकी इन कंप्यूटर टर्म। चलिए, द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप्ड। टैली एक क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, जो ये एडीसीए वगैरह जो कोर्स बच्चे करते हैं, जो नॉर्मली कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं, तो वहां पर ये टैली वगैरह के कोर्सेज जो है सिखाए जाते हैं। तो ये टैली जो है किस कंपनी के जरिए जो है लॉन्च किया गया? तो ये आपका है टीसीएस के जरिए। देखिए एचसीएल हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो कि ये भी हिंदुस्तानी कंपनी है, ये भी, ठीक है। टीसीएस क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। इन्फोसिस भी वो है। देखिए ये 1976 में शुरू हुई थी, और ये मतलब सबके फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे हैं, और सबके जो है शिव नादर ने जो है इसको क्या किया था, स्टेब्लिश्ड किया था या बनाया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये टाटा कंपनी की है, 1968 में बनाई गई, ठीक है। आरजेडी टाटा एंड एफसी कोहली के जरिए। इन्फोसिस लिमिटेड आजकल जो है, यानी इन्फोसिस की मतलब कंपनी का जो मालिक, यानी जिसने इसको बनाया, जिसका नाम है नारायण मूर्ति, इन्हीं इन्हीं की बेटी की शादी उनके साथ हुई है ना, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई है ना आजकल। इन्हीं की मतलब नारायण मूर्ति की जो वाइफ है, ठीक है, इन्हीं का आजकल चर्चा आपने देखा होगा कि ये कहीं पर जा रही थी, तो अपने पासपोर्ट पे इन्होंने डायरेक्ट वहां के पीएम के ऑफिस का एड्रेस लिखा, तो वो सारे लोग जो है मतलब एयरपोर्ट पे हैरान रह गए, दंग रह गए कि आपको वहां कहाँ जाना। तो फिर बाद में खुलासा हुआ कि हाँ ये मतलब उनके दामाद हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, आजकल इनका वो चल रहा है। तो इन्फोसिस लिमिटेड ये भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ठीक है, 1988 में ये बनी है। ये नारायण मूर्ति और इनकी वाइफ जिनका नाम है सुधा मूर्ति, ठीक है। ये दोनों जो है इंजीनियर थे, पहले टाटा कंपनी में काम करते थे, फिर इन लोगों ने निकल कर अपनी खुद की सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी को जो है इन लोगों ने खोला है। तो यहाँ पे इन चीजों को देने का मतलब या लाने का मतलब बस इतना है कि इस पीवाईक्यू से आप ये चीज जरूर याद रखो कि एचसीएल भी एक इंडियन कंपनी है। फुल फॉर्म क्या है, इन्फोसिस भी इंडियन, विप्रो भी आपकी क्या है, एक इंडियन कंपनी जो 1945 में शुरू हुई। ये बनाने वाले हैं एमएच हासम प्रेम जी, लेकिन आजकल जो देख रहे हैं वो इनके बेटे हैं जिनका नाम है अजीम प्रेम प्रेम जी, ठीक है, अजीम प्रेम जी। और अजीम प्रेमी यूनिवर्सिटी भी आपकी एक बेंगलोर में है। अजीम प्रेम के नाम से जो है काफी स्कॉलरशिप भी जो है उन बच्चियों को दी जाती है, ठीक है, लड़कियों के लिए भी निकलती है, लड़कों के लिए भी निकलती है। बारहा आप लोग जो है इसका एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे ग्रुप्स में, नेट पे, उस पे, अखबार वगैरह में इनके जो है स्कॉलरशिप के, यानी एक तरीके का इनका एक एनजीओ चलता है जहां पर वो स्कॉलरशिप वगैरह जो है बच्चों को प्रदान करते हैं, देते हैं, ठीक है। चलिए, टुडेज क्लास लास्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ऑनलाइन इंडियन मैट्रिमोनियल वेबसाइट, ठीक है, यानी आपने सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी हुई हैं जहां पर आप अपने बायोडाटा वगैरह को अपलोड करके एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हो। तो उनमें से कौन सी जो है वेबसाइट नहीं है शादी करने वाली, जहां पर आप अपना रिश्ता ढूंढ सकते हो? शादी.com है, भारत मैट्रिमोनी है, जीवन साथी है, यूके सिंगल मुस्लिम.com जो है, दिस इज नॉट एनी वेबसाइट, ठीक है। चलिए जी, फिरोज कुछ नई चीजें आपको मिली इन क्वेश्चन में? जी कई चीजें हैं। तो ये होता है, फायदा होता है पुराने पीवाईक्यूज का, अगर आप थोड़ा सा लगन से फॉलो कर लो आप लोग, तो वाकई आपको इधर उधर भटकने की या फिर कुछ नई चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको करना होगा, ठीक है। कम से कम आप 2 बार 3 बार लग के भाई एकदम चाट डालो, कर डालो। बार बार एग्जाम देने का क्या मतलब होता है, जिसे जो लोग नहीं पढ़ते हैं, 3 साल 4 साल के क्वेश्चन करके जाते हैं, उनको बहुत बर्डन लगता है पीछे के क्वेश्चन को करना। मैं तो सबसे कहता हूँ कि पहले आप नए क्वेश्चन करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है, क्योंकि जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी वो आजकल के हिसाब से ही आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे तो उसके हिसाब से थ्योरी आपको दी जा रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन जितने बड़े आ रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको थ्योरी भी दी जा रही है। बट हम ये नहीं कहते आप पीछे ना जाओ,
पीछे भी जाओ, उससे भी बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेंगी, और उन्हीं चीजों को ही बेस बना के आपका आगे का नया क्वेश्चन भी बनता है। अगर यही क्वेश्चन आपका रिपीट भी नहीं होगा ना, तो हो सकता है कि इन्हीं पुराने क्वेश्चन की कोई एक लाइन लेकर आपको ये वाले क्वेश्चन में ऐड कर दें, 1 B C D जो इस तरीके के ऑप्शन देते हैं। तो इससे भी अगर आप पढ़े रहोगे ना, तो आपके ऑप्शन जो है इजी हो जाते हैं आइडेंटिफाई करने में। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को नोटिस किया है जहां पर पुराने क्वेश्चन को उठा लाते हैं और इस तरीके के जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उनमें डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो उसी तरीके से नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते हैं, पुराने क्वेश्चन को तो जरूर, चाहे वर्ड चेंज कर